राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी यह कक्षा साहित्य क्लासेस, आज हम पढ़ेंगे सरयू का एक पाठ पंत द्वारा लिखित है। ये जो सरयू है, इसमें से लगभग जो संशोधित जो कोर्स है, संशोधित जो पाठ्यक्रम है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, उस नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन पाठों को पढ़ें। यानी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए जो लागू किया है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि सत्र 2020-21 में आपके हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक में से कौन कौन से पाठ जोड़े गए हैं, उनके अनुसार ही आपको ये जो कोर्स है वो करवाया जा रहा है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ें। हिंदी साहित्य का आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत जिनकी दो कविताएं हम पढ़ेंगे, एक भारत माता, पहली कविता होगी हमारी भारत माता। दूसरी कविता जो होगी धरती कितना देती है। दूसरी कविता होगी धरती कितना देती है। धरती कितना देती है, ये दोनों कविताएं। इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या करना होता है, एक तो पहले ही बता चुका हूं और भी बता रहा हूं कि एक तो यह है कवि परिचय, यानी कवि का साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय। दूसरा, कविता की व्याख्या याद करनी। तीसरी बात, इसका काव्य सौंदर्य। और चौथी बात है प्रश्नोत्तर। आपकी साहित्य क्लासेज के अंतर्गत आपका जो ये साहित्य क्लासेज है, साहित्य क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295 पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी इसके अलावा, यानी जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर जो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल और इंग्लिश, इन चारों विषयों की जो कक्षाएं अपलोड की जाती है, इनसे संबंधित जैसे इंग्लिश के जो प्रश्नोत्तर है वो आप इन नंबरों पे भेज सकते हैं और आप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी, यानी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको किसी भी ग्रुप में ऐड होने की भी आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः ही आपके पास जो भी पाठ चढ़ेगा, जो भी पाठ अपलोड होगा, आपके पास आ जाएगा। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है इसका परिचय। वैसे परिचय सत्र 2019-20 में इसका अतिरिक्त परिचय भी बताया गया है, लेकिन आपको किताब के अनुसार क्या परिचय है इसका, अपनी जो सरयू बुक है उसमें क्या परिचय है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल किताब के आधार पर ही याद करना चाहते हैं, तो हम किताब के आधार पर देख लेते हैं। और भी विस्तृत में जाना चाहते हैं तो सुमित्रानंदन पंत का अलग से जो पाठ परिचय है और उसका कवि परिचय वो दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे अपनी किताब पे। देखिए, सुमित्रानंदन पंत। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कोसानी में हुआ था। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार लैंडस्केप में करें ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ सकें, देख सकें। कोसानी ग्राम में हुआ और जन्म के 6 घंटे बाद ही मां का निधन हो गया। 6 घंटे बाद ही मां का निधन हो गया। अब देख सकते हैं कि इनका जन्म वैसे 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो गुसाईदत्त था। प्रारंभिक शिक्षा उनके ग्राम अल्मोड़ा में ही हुई
और 1918 में मजले भाई के साथ काशी में आकर के क्वींस कॉलेज से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1918 में एक अंग्रेजी विद्यालय क्वींस कॉलेज काशी जो में था, वहां से 1918 में उन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आप इलाहाबाद आ गए, काशी से फिर वो इलाहाबाद आ गए। बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया, यानी हाई स्कूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम है वो परिवर्तन किया। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर भर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में कार्य भी किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही, जिसका प्रभाव उन पर जीवन भर रहा। वैसे ये छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं और छायावाद के जो 4 स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, यानी महादेव वर्मा, ये जो थे महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, ये 4 स्तंभों में से सुमित्रानंदन पंत भी एक थे, जो छायावाद की कविताएं भी लिखा करते थे। लेकिन इनका प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति में रहकर ही लिखे थे। सबसे बड़ी बात तो प्रकृति का सहयोग ही, प्रकृति को ही इन्होंने अपनी मां माना था कि मां तो 6 घंटे बाद ही जो जननी थी अर्थात जन्म देने वाली थी, जन्मदात्री, तो 6 घंटे पश्चात ही ईश्वर को प्यारी हो गई। उसके पश्चात प्रकृति ने ही संभाला, प्रकृति ने ही इसे सहयोग दिया, प्रकृति ने ही प्रेरित किया। तो इसलिए ये हमेशा प्रकृति की गोद में ही रहा करते थे। चौथी कक्षा से पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। एक चौथी क्लास का बालक किस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, चौथी क्लास में थे तब से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। 1916 में लिखी गिरजे का घंटा, 1916 में शीर्षक कविता उनकी प्रथम कविता मानी जाती है। प्रश्न आ सकता है, आज नहीं तो कल, यानी जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता क्या थी, जिसका नाम था गिरजे का घंटा, और वो 1916 में लिखी गई थी। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है उच्छ्वास काव्य से लेकर के गुंजन तक, उच्छ्वास से लेकर के गुंजन तक अर्थात 1932 ईस्वी तक, 1920 से 1932 तक। 20 साल की उम्र में इन्होंने भरपूर काव्य लिखना शुरू कर दिया था। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत का अटल विश्वास झलकता है, यानी सबसे अधिक सत्य कविताएं लिखी गई, यथार्थ को लिखा गया। प्रमुख संग्रह उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। तो यूं हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण जो था वो 1920 से लेकर के, यानी 1920 से लेकर के 1932 ईस्वी तक इनका प्रथम चरण माना गया है। द्वितीय चरण जो था, इसमें कविताएं जो थी नवीन जीवन और युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती दिखाई देती। देखिए, यहां तक आते आते कवि ने युग में जो परिवर्तन क्या हो रहे थे, अपने जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों को समायोजित करते हुए और युग परिवर्तन को समायोजित करते हुए अपनी कविताओं को सामाजिक रूप देने की कोशिश की, अर्थात समाज को प्रेरित करना भी शुरू किया। कविताओं पर प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है, यानी लगभग 1936 ईस्वी के पश्चात प्रगतिवाद शुरू होता है, यानी प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। जब आगे प्रार सप्तक की कविताएं लिखी जाने लगी, यानी जो अज्ञेय के निर्देशन में, तो ये कोशिश जो है वो इन्होंने नई कविताओं के रूप में, अर्थात प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इस युग की जो कविताएं थी वो थी युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। इस दौरान रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। देखिए, रूपाब पत्रिका का संपादन करने वाले ये थे, रूपाब पत्रिका। अब ये जो था वो 1936 से 40 मान सकते हैं अपन, 1936 से 1940 के बीच में जो काव्य लिखा गया वो इसके काव्य का दूसरा चरण माना गया है। दूसरे चरण का जो काव्य है
वो ये माना गया है। आगे देखिए, इनका जो तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण में पंत जैसे भावुक मन कवि अधिक समय तक प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में नहीं बह सका। वे पुनः अपनी मूल धारा के काव्य की रचना करने लगे। यानी प्रथम चरण में 1920 से लेकर के 1932 के मध्य जो उन्होंने कविताएं लिखी थी, सत्य और यथार्थ की कविताएं, प्रकृति की कविताएं, पुनः उन्हीं कविताओं में लौट आए। और तीसरे चरण की कविताओं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, अतिमा, उत्तरा ये शामिल है, ये इन्होंने लिखी। चौथा चरण देखिए, चौथा चरण जो है कला और बूढ़ा चांद से लेकर के लोकायतन, यानी 1940 के पश्चात की जो कविताएं हैं वो इनके काव्य में लिखी गई। चौथे चरण तक उनकी रचनाएं जो है वो मानवतावाद की तरफ प्रवृत्त हुई। मानव का जन्म क्यों हुआ है, मानव के जन्म का उद्देश्य क्या है, मानव को जन्म लेकर के पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन कब सफल बनता है, ऐसी कविताएं लिखने लगे थे। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लोक मंगल की कामना रखता है कि व्यक्ति लोक मंगल कैसे कर सकता है, अपने लोक में इस लोक में रह करके, अर्थात इहलोक में रह करके, और पारलोक को कैसे स्वच्छ कर सकता है, अर्थात अपना भविष्य यूं कह सकते हैं कि अब यहाँ जो है वो कवि कुछ इस प्रकार मंझ गए थे कि उन्हें अध्यात्म की ओर कहा जा सकता है। यहाँ पर वो समाज के मध्य और व्यक्ति के मध्य एक सामंजस्य बना करके और अपना लोक मंगल करना चाहते थे। चिदंबरा में इनकी कविताओं का संकलन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि रचनाओं के विकास क्रम में विचारों के विषय में परिवर्तनशील रहे हैं। यहां निराला और पंत में अंतर स्पष्ट दिखता है। निराला का परिवर्तन जहां एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता है, वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता और अनिश्चितता है। निराला का जो काव्य था वो एक ही दिशा में चल रहा था। इनके काव्य में कुछ अस्थिरताएं आई, अर्थात कुछ समय तक वो एक तरफ लिखने लगे, कुछ समय बाद उसने दूसरे चरण में अलग तरह की कविताएं लिखी, तीसरे चरण में प्रगतिवाद मार्क्सवाद से हट करके, दूसरे चरण में मार्क्सवाद और प्रगतिवाद से प्रभावित कविताएं, तीसरे चरण में पुनः अपने प्रथम चरण की कविताओं को दोहराया। जो चौथा चरण उनका था उसमें ये समाज के मध्य और मानव के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने काव्य लिखा। कुछ भी हो, पंत एक प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं। उन्होंने भारतीय काव्य जगत में बंदी बंधाई लीक से हट करके उसे एक नई दिशा प्रदान की है। एक ये कहा जाता है कि जैसे लीक पर नहीं चलना, अपने एक राजस्थानी में कहा गया है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। अर्थात जो कवि होता है, शायर, सिंह और सुपूत, ये लीक लीक नहीं चलते हैं। अर्थात अगर किसी ने बुरा किया है तो उस बुराई को नहीं अपनाते हैं। लीक लीक गाड़ी चले, अर्थात गाड़ियां रास्ते से चलती है, और लीक ही चले कपूत, कुपुत्र भी अपनी बुराइयों को दोहराता है। ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत, शायर अर्थात कवि, शेर, और सुपुत्र जो होता है वो रास्ता स्वयं बनाते हैं। उनमें से थे ये। पंत की कविताओं में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। देखिए, आपके प्रश्न आ सकता है कि पंत प्रकृति के चितेरे कवि थे, स्पष्ट कीजिए। तो आपके लिए ये जो विशेषताएं हैं वो काम देगी। सबसे बड़ी बात है प्रकृति एवं सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाला चित्र। इनकी कविताओं में जैसे भारत माता है, ये कविता प्रकृति से उत्प्रोत है। रचनाओं में सर्वप्रथम कला और उसके उपरांत विचार और अंत में भावों का स्थान रहता है। शिल्प को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, कला को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, अलंकृत और चित्रमयी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे चरण की कविता में प्रगतिवादी प्रभाव भी है। उनके काव्य में विषय और शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। शैली जो है, शैली गतिशील रही। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय का प्रयास, यानी अध्यात्मवादी भी दिखते हैं, भौतिकवादी भी दिखते हैं। इनके बीच का जो मिड वे है, अर्थात मध्यम मार्ग, उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच का जो मार्ग था उसे उन्होंने अपनाया, अर्थात अध्यात्मवाद को भी अपनाया
और भौतिकवाद को भी उन्हें पूर्णतः नहीं छोड़ा। रूपों एवं प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है। पंत जी कई पुरस्कारों से सम्मानित थे, जैसे पद्म भूषण से उन्हें 1961 में सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी से और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा जो उनका काव्य था उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इनका निधन जो था वो 1977 ईस्वी में हुआ था। 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति को स्वार्थ लाभ के वशीभूत होकर ऐसा कार्य नहीं करने की प्रेरणा देने वाले कवि थे। अब हम चलते हैं इनकी कविताओं पर कि उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है। देखिए, इनकी एक कविता है, जो ये कविता इन्होंने लिखी है, इस कविता में भारत माता यानी भारत माता, देखिए ग्रामवासी, ग्रामवासिनी का अर्थ होता है गांवों में निवास करने वाली, गांवों में निवास करने वाली, गांवों में निवास करने वाली। खेतों में फैला, और श्यामल का अर्थ होता है श्यामली, श्यामल यानी श्यामवती, श्यामल का अर्थ होता है श्यामली। खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मेला आंचल, गंगा यमुना आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी अर्थात उदास, दैन्य जड़, दीनता से व्याप्त, दैन्य जड़ित यानी दीनता से व्याप्त या दीनता या गरीबी, दीनता से व्याप्त, अपलक अर्थात एकटक, नत चितवन, नत चितवन यानी आंखें नीची किए हुए, नत चितवन, अधरों में, होठों में चिर, चिर का अर्थ होता यानी अमिट, नीरव चुपचाप रोदन, उनके होठों पर जो है वो रुदन के संकेत। युग युग के तम, तम यानी अंधेरा, जिसको अज्ञान कह सकते हैं। विषण यानी दुखी, विषण का अर्थ होता है दुखी मन। वह अपने घर में प्रवासिनी अर्थात विदेशी या कुछ समय तक रहने वाली, 30 कोटि संतान नग्न तन, नंगे तन, अर्धशुदित आधे भूखे, शोषित और निरस्त्र जन जिनके कोई वस्त्र नहीं, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक सभी का मस्तक झुका हुआ, तरुतल निवासिनी पेड़ों के नीचे निवास करने वाली, स्वर्ण शस्य, स्वर्ण यानी सोने के समान धन धान्य, पर पद तल, पद तल का अर्थ होता है दूसरे के पैरों के नीचे, पद तल, पर पद तल अर्थात दूसरों के पैरों के नीचे, लुंठित कुचली हुई है, दबी हुई है, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन विलाप, कंपित अधर कांपते हुए, मौन स्मित, फिर भी एक मौन हास्य, मौन हास्य, और राहु ग्रसित, राहु ग्रसित यानी राहु ने अर्थात जिस चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त कर लिया हो, सर्देन्दु हासिनी, सर्देन्दु अर्थात शरतकालीन चंद्रमा की रात्रि के समान, चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन जन भय भवतम श्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। यानी अब हम इसकी यदि व्याख्या करें तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि भारत माता गांवों में निवास करती है, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात भारत जो है वो गांव का देश है। खेतों में फैला श्यामल यानी खेतों में हरियाली फैली रहती है, श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल,
हरियाली छाई रहती है, अनाज लहलहाते रहते हैं, खेतों में भरा हुआ इनका आंचल जो है धूल से भरा अर्थात मेला सा दिखता है। गंगा यमुना में आंसू जल, यानी कहने का अर्थ है कि गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारत माता की जो गंगा नदी है वो भारत माता के आंसुओं के जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, यानी भारतीयों की दरिद्रता, दीनता और श्रमनिष्ठ का जल बहता है और भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा में आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों में जलधारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है जो सदा उदास दिखाई देती है, सदा उदास दिखाई देती है। आगे कहता है कि दैन्य जड़ित अपलक नित नत चितवन, कवि कहता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त, निराशा से झुकी हुई रहती है। भारत माता की जो दृष्टि है वो दीनता से ग्रस्त और निराशा से झुकी हुई है। अधरों में चिर नीरव रोदन, इसके अधरों में अर्थात होठों पर मूक रुदन की व्यथा दिखाई देती है। मूक अर्थात जो बोलती नहीं है, मूक नीरव यानी मूक रुदन की व्यथा दिखाई देती है। युग युग के तम से भारत माता का मन युगों युगों से बाहर के जो लोगों द्वारा आक्रमण, शोषण और अज्ञानता के कारण हमारा मन या भारत के शोषण पर मां का मन है वो विषादग्रस्त है। युग युग के तम से विषण मन अर्थात युगों युगों से भारत में बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण, शोषण और अज्ञानता के कारण विषादग्रस्त है। वह अपने घर प्रवासिनी और उसे ऐसा लगता है कि अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित है। शासकों की, राजाओं की कृपा पर निर्भर और परमुपापेक्षी भी है। भारत माता का दुर्भाग्य ही है। इसमें देखिए 30 कोटि संतान नग्नतन, भारत की या भारत माता की 30 करोड़ जो जनता है वो संतान है, वो नग्न तन है, जिनके पहनने के कपड़े भी नहीं है, उनके पहनने के कपड़े भी नहीं है। अर्धशुदित, आधे भूखे हैं और विदेशियों द्वारा शोषण के शिकार हो चुके हैं। निरस्त्र जन अर्थात निहत्ते, निरस्त्र का अर्थ होता है निहत्ते, और वे निहत्ते हैं। आधा पेट भोजन मिलने से शोषण से ग्रस्त और शस्त्र बल से रहित है। मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, और ये लोग भूखे नंगे भारतीय अंग्रेजों के अन्याय का प्रतिरोध करने में असमर्थ है, अंधविश्वासों से ग्रस्त होने से अज्ञानी है, मूढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण असभ्य, निर्धन जो हैं और सदा अत्याचारियों के सामने झुके हुए हैं। नतमस्तक, तरुतल निवासिनी, और भारत माता पेड़ों के नीचे निवास करती, अर्थात 30 करोड़ जनता के पास रहने के लिए कोई झोंपड़ा तक नहीं है और वे पेड़ पौधों के नीचे रहकर के जीवन यापन करते हैं। कवि आगे कहता है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अदर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, यानी भारत भूमि पर सोने के समान मूल्य धान उगता है, फिर भी आम भारतीय लोग खेतीहर अर्थात किसान और अत्याचारी शोषकों के पास चरणों में उनके लौटते रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत के किसान का मन, यहां पर धरती सा, यहां पर उपमा अलंकार भी है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत के किसान का मन जो है वो धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित,
वह करुण विलाप से कांपता हुआ भी अधरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है। करुणा है, दुख है उनके हृदय में, लेकिन होठों पर फिर भी मुस्कान है। और शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से दुबिल लगता है, जैसे सर्दी का जो चंद्रमा है राहु से ग्रसित हो जाने के कारण वह मेला सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भारत का किसान भी उन शोषकों के कारण आज मेली कुचेली अवस्था में रहता है। विदेशी शासकों की उस नरसंस जो बर्बरता है उसके कारण और अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने पर भी भारतीयों का जीवन कष्ट से घिरा रहता है। शारदेन्दु हासिनी आगे क्या लिखता है कि चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित। कवि क्या कहता है कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का जो परिवेश है वो चिंताग्रस्त है। चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, और उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है, इसलिए चिंता से उसके भौं मुड़ी हुई और नेत्र झुके हुए हैं। नमित नयन नभ बाष्पच्छादित, और उनका क्षितिज अर्थात मस्तक अंधेरे से आतंकित है। क्षितिज मस्तिष्क जो है वो अंधेरे से आतंकित है, उनके नेत्र झुके हुए हैं और वाष्पच्छादित बादलों के समान। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त अर्थात कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, जिस प्रकार कोहरे से चंद्रमा की सौंदर्य का अर्थात सौंदर्य ढक लेता है, कोहरा जो है वो चंद्रमा की सुंदरता को ढक लेता है, उसी प्रकार शोषण के कारण, गरीबी के कारण भारतीय किसान या भारत माता का जो सौंदर्य है वो भी ढका हुआ है। ज्ञान मुड गीता प्रकाशिनी, कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि संसार को सर्वप्रथम ज्ञान देने वाला भारत आज ज्ञानी भारत मूर्ख सा प्रतीत होता है। ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी, भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज ज्ञान साधना की पुण्य भूमि और गीता की जन्मभूमि भारत अंधकार और अनुकरण से ग्रस्त है। गीता प्रकाशिनी आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, आज भारत का तप और संयम जो है वो सफल हो रहा है। यानी तप और संयम के कारण, तप और संयम के कारण ही जो भारत के भाग्य हैं या भारत माता है वो आगे बढ़ रही है। तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है जो कि अमृत के समान है। सुधोपम, अमृत के समान है। और क्या करती है? हारती जन मन भय भवतम श्रम, और जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञान भाव को समाप्त करने वाला और नई आशा की संबल देने वाला ज्ञान विस्तीर्ण कर रही है। हरती जन मन भय अर्थात हमारे लोगों के, जनता के या यहाँ निवास करने वाले नागरिक के मन का भय दूर करने वाली और संसारिक अंधकार को दूर कर उनके श्रम को आलोकित करने की कर फलीभूत करने वाली ये जगत जननी, जीवन को विकास देने वाली भारत माता गांवों में रहती है। ये संसार को अहिंसा रूपी आत्मबल दे रहा है। विशेषता, इसी विशेषता के कारण और अब भारत माता विश्व की माता या लोक माता बन रही है। जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। वही भारत माता है जो यहां निवास करती है। गंगा यमुना में आंसू जल, इसमें रूपक अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो बहुत सारे हैं। जैसे
युग युग, यहां पर युग युग इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 30 कोटि संतान तन, और भी जैसे नतमस्तक तरुतल निवासिनी अनुप्रास अलंकार है। धरती सा उपमा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार जिसमें प्रकृति को बोलता हुआ इसने दिखाया है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। छाया शशि उपमित ज्ञान भूत गीता प्रकाशिनी, और भी बहुत सारे अलंकार है। इसके अलावा आप इसमें विशेष क्या लिखेंगे, जैसे इसमें आप जैसे अलंकारों में रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा है, मानवीकरण है और अनुप्रास है। इसके अलावा दूसरी बात यदि आप लिखेंगे तो तत्सम शब्दावली से युक्त, यानी तत्सम शब्दावली एवं मुक्त छंद का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। और तीसरी बात जो है भाव से संबंधित होती है, उसमें आप ये लिखेंगे कि इस कविता में पराधीन भारत का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार आपको ये भारत माता कविता देखनी है। इसके अलावा आपके एक कविता है जो है धरती कितना देती है, वो बहुत सीधी कविता है और ऐसा मैं सोचता हूं कि आप वो कविता अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसमें कोई इतना है भी नहीं कि आप उसे टफ समझे। इसके अलावा हम जब अपने पाठों में से जो विशेष प्रश्नोत्तर जब देखेंगे तो उसमें से कुछ व्याख्याएं हैं, वो निश्चित व्याख्याएं लेंगे। उस समय भी हम उसमें से जो कठोर या आपको जो कठिन लगने वाले पद हैं या पंक्तियां हैं, वो उठा करके आपको बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।